दोस्तों नमस्कार। इस देश में बैंकों का पैसा कॉरपोरेट लूट ले और देश छोड़कर चला जाए और उस पैसे को सरकार माफ कर डाले, फिर भी लोकतंत्र बचा रहता है। इस देश में चुनी हुई सरकार, जो दिल्ली की सरकार, उसके अधिकार छीनकर लेफ्टिनेंट गवर्नर को सौंप दिए जाएं और फिर भी लोकतंत्र बचा रहता है। इस देश में एक दो नहीं बल्कि आधी दर्जन सरकारें, जिसे जनता ने चुना था, उसके विधायकों की खुले तौर पर खरीद फरोख्त हो, सत्ता पलट दी जाए, अपनी सरकार बना ली जाए, लेकिन लोकतंत्र बचा हुआ रहता है। इस देश में सत्ताधारी राजनीतिक दलों के दो टुकड़े कर दिए जाएं, जो खेल महाराष्ट्र में हुआ और सुप्रीम कोर्ट तक को कहना पड़ा राज्यपाल गैर कानूनी, असंवैधानिक तरीके से काम कर रहे थे, लेकिन लोकतंत्र बचा हुआ है। इस देश में चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भी प्रधानमंत्री करें, फिर भी लोकतंत्र बचा हुआ है। इस देश में लोगों की जासूसी हो, फिर भी लोकतंत्र बचा हुआ है। इस देश के हर हिस्से में, चाहे वह नौकरशाही के दायरे में आए, चाहे इस देश के मीडिया के दायरे में आए, एक एक करके पन्नों को आज हम पलटेंगे, आपको बतलाएंगे जरूर, लेकिन लोकतंत्र खतरे में नहीं पड़ा, लोकतंत्र बचा हुआ रहा। और आज लोकतंत्र खतरे में है, और इस बात का जिक्र कोई दूसरा शख्स नहीं बल्कि दिल्ली में जिस पॉलिटिकल पार्टी की सत्ता है, उस पॉलिटिकल पार्टी के नेता हिमाचल प्रदेश में कह रहे हैं कि दरअसल लोकतंत्र खतरे में है। और लोकतंत्र खतरे में इसलिए है, या लोकतंत्र के साथ खुला खिलवाड़ इसलिए किया गया, क्योंकि सरकार गिर जाती हिमाचल प्रदेश की, यानी जिस हिमाचल प्रदेश के भीतर कल का नजारा हरियाणा की पुलिस हो या सीआरपीएफ की मौजूदगी हो, या फिर हेलीकॉप्टर की आवाजाही से कांग्रेस के विधायकों को शिमला और पंचकुला के बीच घुमाया जा रहा हो और आज भी उन्हें ले जाया गया, लोकतंत्र तब खतरे में नहीं पड़ा। लोकतंत्र आज खतरे में तब पड़ गया जब कांग्रेस ने अपनी सरकार बचा ली। और कांग्रेस ने यह सरकार इसलिए बचा ली क्योंकि जब बजट पास करने का वक्त आया तो विधानसभा के भीतर बीजेपी के 15 विधायकों को सस्पेंड कर दिया गया। और बीजेपी समझ गई कि अब अगर वोटिंग होगी तो बीजेपी की संख्या कम होगी और सत्ता पक्ष की ज्यादा होगी, जो सामान्य तौर पर सत्ता पक्ष की पहले से ज्यादा थी। लेकिन इस दौर में उस सरकार को डिगाने के लिए, राज्यसभा में अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए, वहां पर अपनी दोबारा सत्ता बनाने के लिए जो असंतुष्ट हैं, उनको फौज के दायरे में, सीआरपीएफ के दायरे में पंचकुला लाकर आराम तलबी के साथ बैठाया जाए और फिर भी लोकतंत्र जिंदा रहे, लेकिन 15 विधायक सस्पेंड हो जाएं तो लोकतंत्र खतरे में है। जाहिर है दिल्ली ठहाका लगा रही होगी, कह रही होगी कमाल कर दिया, क्योंकि लोकतंत्र का जिक्र तो इस दौर में हम करते ही नहीं थे, फिर हमारे ही विधायक ने लोकतंत्र का जिक्र कैसे कर दिया। तो हमें लगता है जयराम ठाकुर, जो राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा वक्त में पूरी प्लानिंग के साथ इस दौर में हिमाचल की सरकार को डिगाने निकले थे, या बीजेपी की सरकार को कांग्रेस के विधायकों के सहयोग से तोड़कर उन्हें साथ खड़े कर कर सरकार बनाने निकले थे, जब वो समझ गए कि स्थिति बिगड़ गई है तो उनकी जुबान से निकला, इतिहास के पन्नों को पलट लीजिए। ऐसा कभी नहीं हुआ होगा कि विधायक विधानसभा के भीतर नहीं और बजट पास हो जाए, विपक्ष पूरी तरह से गायब, 15 को सस्पेंड किया गया, 10 ने विरोध किया, 25 की तादाद है, दूसरी तरफ 40 विधायक हैं जिसमें से 6 को अपने कब्जे में बीजेपी कर चुकी है, बचे 34, फिर भी पास हो गया। तो यह तो लोकतंत्र के लिए खतरा है। यानी जिस पार्लियामेंट के भीतर 150 से ज्यादा सांसदों को एक झटके में सस्पेंड करने के बाद एक विधेयक पास किए गए और उन विधेयकों को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई, और विधेयक 1 मिनट से लेकर 9 मिनट के बीच में एक एक करके पास करते चले गए, और स्पीकर महोदय लगातार इस बात का खुले तौर पर जिक्र कर रहे थे, कौन साथ में है वो कहते थे यस, कौन नहीं कह रहा है, कोई नहीं कहता था नो, क्योंकि
150 सांसद विपक्ष के तो बाहर गलियारे में घूम रहे थे और अगले दिन उनके गलियारे में घूमने पर भी पाबंदी लगा दी गई। लेकिन लोकतंत्र तब था, अब लोकतंत्र नहीं है। क्या कहा जयराम ठाकुर ने, आज ये सुनना चाहिए। कहना चाहता हूं कि हमको पहले से मालूम था कि कांग्रेस के पास बहुमत नहीं है। अब जब बहुमत नहीं है तो उनकी परिस्थिति ऐसी नहीं है कि बजट को पारित कर सके। उसके लिए एक ही तरीका उन्होंने निकाला कि भाजपा के विधायकों को सस्पेंड करो, और विधायकों को सस्पेंड बेवजह किया गया, 15 विधायकों को। और उसके बाद अब वो बजट पास करने की कोशिश करेंगे। ये नैतिकता के बहुत खिलाफ है, नियम के भी खिलाफ है। और ऐसे में मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ये अनुभव लग रहा है, जिनको महसूस हो रहा है कि ये जो हो रहा है ये गलत हो रहा है। नैतिक अधिकार बजट पास करने का, सत्ता में रहने का कांग्रेस के पास अब है ही नहीं। नैतिकता थोड़ी भी है तो इससे पहले की पार्टी हटाए तो उनको विचार करना चाहिए। तो परेशान है जयराम ठाकुर, परेशान है बीजेपी, परेशान है दिल्ली की सत्ता। इस दौर में कांग्रेस को यह ट्रेनिंग किसने दे डाली कि अपनी सत्ता बचाने के लिए विधानसभा के भीतर भी बहुत बड़ा खेल हो सकता है। जबकि इस दौर में बीजेपी ने तो बतला दिया समूचे देश को कि बीजेपी सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, उसका एक्सटेंशन सीबीआई में है, उसका एक्सटेंशन ईडी में है, उसका एक्सटेंशन आईटी में है, उसका एक्सटेंशन सीएजी में भी है। सीएजी जो सरकार पर निगरानी रखती है और बताती है कि किस मंत्रालय का कितना खर्च हुआ, वह भी भूल गई बताने को लेकर कि दरअसल इस दौर में क्या करप्शन हो रहा है और कहां क्या गड़बड़ी हो रही है। सबको सब चीज भूल गए। और इस दौर में वह मीडिया भी आंखों पर पट्टी बांध चुका है, कानों में रुई ठूस चुका है। तो ना सुनाई देगा ना दिखाई देगा, जो कहा जाएगा वो बता दिया जाएगा। और यह स्थिति के भीतर लोकतंत्र की खोज करने के लिए पहली बार ऐसा लगा कांग्रेस अगर जागी है तो कांग्रेस ने सुबह सवेरे हिमाचल प्रदेश के भीतर में यह सवाल खड़ा कर दिया, अब सरकार बचानी है। और बीजेपी को लगा यह सरकार कैसे बच सकती है, तो उसने कहा कि वहां के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। और इस्तीफा दे दिया है, ना किसी ने इस्तीफा मांगा ना किसी ने दिया। तो मुख्यमंत्री को खुद सामने आकर कहना पड़ा यह परिस्थिति क्या है, मैं मुख्यमंत्री हूं, मैंने इस्तीफा नहीं दिया, कौन कह रहा है। तब धीरे धीरे जब परतें खुली तो पता चलना शुरू हुआ कि दरअसल बीजेपी की हवा दिल्ली से निकली थी। वो हवा की बयार बिल्कुल उल्टी दिशा में बही। अभी तो हिमालय से हवा दिल्ली की तरफ आ रही है, लेकिन दिल्ली की हवा हिमालय की तरफ बढ़ती चली गई और मीडिया ने इसको हाथों हाथ उठा लिया और कहा कि मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया। अगला सवाल आया कि राजा परिवार रूठा हुआ है, इन रूठों को कौन मनाएगा। तो कांग्रेस के भीतर भी अब यह सवाल उठा, अब किसी को मनाने का वक्त नहीं है, बल्कि अब दो दो हाथ करने का वक्त है, कड़े फैसले लेने का वक्त है। वीरभद्र सिंह जब तक थे, उनकी मौजूदगी कांग्रेस के भीतर 6 बार मुख्यमंत्री पद के तौर पर रही है। लेकिन उनके बेटे अगर सोचते हैं कि विरासत के तौर पर उन्हें सब कुछ मिल जाना चाहिए, तो यह राजनीति अब नहीं चलेगी। कड़े फैसले लेने होंगे। और इन सब के बीच जो हिमाचल के प्रभारी थे वो कहां गायब थे, उन्हें भी समझना और समझाना होगा। और इस प्रक्रिया के भीतर 2 विशेषज्ञों को भेजा गया और उसमें डीके शिव कुमार और भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दोनों अपने अपने राज्य के कद्दावर नेता। दोनों को कहा गया जाइए हालात को संभालिए, सरकार गिरनी नहीं चाहिए, सरकार 5 बरस चलेगी, जनता ने इस सरकार को चुना है। और इसी दौर में प्रियंका गांधी ने ट्वीट करके बहुत साफ तौर पर बतला दिया कि जनता जिसे चुनती है उसे गिराने की दिशा में यह सरकार बढ़ जाती है। और उसके तुरंत बाद पता चलता है कि वही बीजेपी कहने लगती है कि देखिए लोकतंत्र खतरे में है, क्योंकि हमारे विधायकों को विधानसभा से बाहर निकाल दिया गया। ठहाके तो लगे होंगे और परिस्थिति तो ऐसी जरूर बनी होगी कि राजनीतिक तौर पर यह शहमात का खेल है, या राजनीतिक तौर पर अब कांग्रेस को समझ में आ गया है कि राजनीति कैसे करनी है। और डीके शिव कुमार कर्नाटक में इस मामले में माहिर हैं, तो उनके जरिए ही परिस्थितियों को संभाला जाए, यह संदेश था। लेकिन इन सब के बीच खुद निकलकर जब राज्य के मुख्यमंत्री सुक्खू सामने आए तो उन्होंने बहुत साफ तौर पर कहा कि किस तरीके से क्या कुछ हो रहा था
और बीजेपी ने पूरी प्लानिंग कैसे कर रखी थी। खरीद फरोख्त हो रही थी, करोड़ों रुपए का आदान प्रदान हो रहा था। संख्या तो पता नहीं, लेकिन इस तरीके से हिमाचल जैसी जगह पर जहां पे 70 लाख वोटरों की मौजूदगी और उन सब के बीच सीटों की तादाद देखिए तो प्रति सीट के लिहाज से पूरा का पूरा समाज एक दूसरे से सिमटा हुआ होता है। कौन कितना रईस हो गया, किसकी पूंजी चली गई, पूरे समाज को पता चल जाता। और वहां पर करोड़ों का खेल खुले तौर पर सिर्फ इसलिए कि सत्ता पलट जाए, सिर्फ इसलिए सत्ता हमारी बन जाए। लेकिन नारा लगेगा लोकतंत्र को कोई खतरा नहीं है, लेकिन पहली बार लोकतंत्र को खतरा बीजेपी को नजर आया है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री ने जानकारी जो दी, जरा सुनिए उसे। जिस प्रकार के षड्यंत्र रचकर सीआरपीएफ पुलिस लगाकर, हरियाणा पुलिस लगाकर, हेलीकॉप्टर भेजकर जिस प्रकार से सत्ता को हथियाने की कोशिश की, आज वो कोशिश नाकाम हुई है। पिछले दिनों भी जिन विधायकों की खरीद फरोख्त की बात थी और ये पता लगा, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जिस प्रकार से उन्होंने प्रलोभन दिया होगा उसके कारण कुछ विधायक बिके हैं। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, लोकतंत्र में हमेशा सत्यमेव जयते होता है, सत्य की जीत हुई है। सभी हमारे जितने भी विधायक थे उन्होंने आज बजट पारित किया। मैं इसके लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। और निश्चित तौर पर जिस प्रकार सरकार गिराने की साजिश रची गई थी और जो लोग थे उनका भी आने वाले समय में हम भंडाफोड़ करेंगे। निश्चित तौर पर यह सरकार 5 साल चलेगी। दरअसल सुक्कू की यह बात बहुत साफ बतलाती है कि लोकतंत्र को ही हड़पने का खेल चल रहा था। और याद कीजिएगा तो कल खुले तौर पर जयराम ठाकुर ने कहा था कि दरअसल हम बधाई देते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, बीजेपी के अध्यक्ष नड्डा साहब को और देश के गृह मंत्री अमित शाह को। कोई यूं ही बधाई नहीं देता है। कल तक लग रहा था यह सरकार गिर जाएगी, कल तक लगने लगा था कि ऑपरेशन लोटस सफल हो जाएगा, लेकिन यह पता नहीं था कि आज परिस्थिति पलट जाएगी। लेकिन इस देश में लोकतंत्र का खुला खेल कैसे खेला जाता है, यह झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जेल में बंद हैं। पूछा जा सकता है क्या दोषी करार दे दिए गए? सरकार कहेगी नहीं, एजेंसी कहेगी नहीं। इसी दौर में दूसरा सवाल एक और आएगा, दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल पता नहीं किस दिन जेल में होंगे। तो क्या वो दोषी करार दे दिए गए? बिल्कुल नहीं। ईडी तो खुद अदालत चली गई, उसके बावजूद भी आज 8वां नोटिस भेज दिया गया। इन्हीं सबके बीच पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी पता नहीं किस दिन जेल में होंगे। और अगर जिक्र कीजिएगा तो बार बार बीजेपी इन बातों का जिक्र करेगी कि जिन मंत्रियों के घर से, जिन पॉलिटिशियंस के घर से करोड़ों रुपया मिलता है, तो क्या उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? अदालतों का दरवाजा क्या बंद हो चुका है? तो अगला सवाल कोई भी पूछ सकता है, अगर एजेंसी इतनी सक्रिय है तो इस देश के प्रधानमंत्री ने जब खुले तौर पर महाराष्ट्र के अजीत पवार का नाम यह लेकर किया था कि उन्होंने 60,000 करोड़ का घोटाला घपला स्कैम किया है, तो ईडी सक्रिय क्यों नहीं हुई थी? और उसके 48 घंटे के भीतर वही शख्स बीजेपी में शामिल भी होता है और डिप्टी सीएम भी बन जाता है। यह कौन सी परिस्थिति है? राजनीतिक तौर पर ईडी की कार्रवाई नहीं, बल्कि इस देश के भीतर में सत्ता की पहल को परखने की जरूरत है। लोकतंत्र कहां पर गायब होता है और लोकतंत्र कैसे मौजूद है, इसका पाठ सत्ता पढ़ाती है। और देखिए, सत्ता ने ही आज अखिलेश यादव को भी नोटिस भेज दिया। कल तो 7 विधायक छिटक कर आ गए थे और उनके खिलाफ कार्रवाई की दिशा में समाजवादी पार्टी बढ़ चुकी है। लेकिन आज सीबीआई का नोटिस उनको मिला है। उसमें कहा गया कि आपको कल दिल्ली में आना है, सीबीआई हेडक्वार्टर में पेश होना है और उसमें आपसे पूछा जाएगा जब 2012 से 2016 के बीच जो माइनिंग का खेल खेला जा रहा था, उसमें आपकी भूमिका क्या थी? बतौर गवाह आपको पेश होना है। और जो जानकारी निकल कर आई 17 फरवरी 2013, जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री भी थे और माइनिंग डिपार्टमेंट भी उनके पास था, उस समय उन्होंने 13 लीज क्लियर किए थे, यानी एक दिन में 13 प्रोजेक्ट क्लियर कर दिए थे। मामला हाईकोर्ट में गया था, हाईकोर्ट ने सीबीआई से कहा था
आप कार्रवाई कीजिए। और उसके बाद ये पहला नोटिस नहीं है, इससे पहले 2019 में भी उन्हें नोटिस मिला था। कोई भी पूछ सकता है कि नोटिस क्यों देते हैं। राजनीतिक तौर पर नोटिस देने का काम किसी एजेंसी का नहीं है, उसे तो कानून के तहत कार्रवाई करनी है। और अगर वो दोषी है तो फिर कार्रवाई कीजिए, जेल में डालिए। इतना लंबा मामला तो चलता नहीं है। तो मामला लंबा भी नहीं चले, लोकतंत्र भी बचा रहे, क्योंकि इस दौर में अवैध खनन का आरोप, मिनरल की चोरी का आरोप, पैसे की उगाही का आरोप, ई टेंडरिंग की गड़बड़ी का आरोप, तमाम आरोपों की पूरी फहरिस्त है। तो पूरी कार्रवाई तो हो जानी चाहिए एक झटके में। फिर दिक्कत क्या है? तो क्या इस देश के भीतर में एक सरकार ना गिरा पाने की परिस्थिति के भीतर बीजेपी अंदर से इस तरीके से हिल गई कि वो अपनी हार को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है और कहने लगी कि लोकतंत्र खतरे में है? और देखिए किस तरीके से विधायकों को बाहर निकाल दिया गया और बजट पास करा लिया गया। यानी किसी भी जगह पर ऐसा होता ही नहीं है, फिर यह कैसे हो गया? तो हमें लगता है आज उन फेरिस्त को जरूर खोलना चाहिए। आपको जानकर हैरत होगी, एक फैसला एक वक्त अशोक लवासा ने भी दिया था। इलेक्शन कमीशन के भीतर महीने भर के भीतर उनका तबादला हो गया, उनको बाहर निकाल दिया गया, बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। और इन सब के बीच पहली बार यह जानकारी निकल कर आई कि इलेक्शन कमीशन को भी अपने कब्जे में करने के लिए सत्ता कितनी बेचैन है। और जब चुनाव आयुक्त की नियुक्तियों का मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे नहीं होगा, पारदर्शी होना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र भारत में चुनाव से जुड़ा है। और चुनाव में चुनाव आयोग की भूमिका ही अगर संदिग्ध हो जाएगी, और खास तौर से अगर वहां के अधिकारियों की नियुक्ति सरकार करेगी, तो सरकार की गड़बड़ियों पर वो अधिकारी सवाल कैसे करेगा? असल लोकतंत्र का सवाल तो वहां था। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 3 लोग मिलकर नियुक्ति करेंगे, एक प्रधानमंत्री होंगे, दूसरे विपक्ष के नेता होंगे और तीसरे चीफ जस्टिस होंगे। सरकार के गले से नीचे यह बात उतरी नहीं। 15 दिन के भीतर संसद में अपनी ताकत दिखाते हुए सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को बदल दिया गया। और फिर उसके बाद कहा गया कि अब प्रधानमंत्री नियुक्ति करेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री के साथ विपक्ष का नेता तो होगा, लेकिन तीसरा शख्स जो होगा वो प्रधानमंत्री की कैबिनेट का शख्स होगा, जिसे प्रधानमंत्री चुनेंगे। तो फिर गृह मंत्री को चुन लिया गया और उसके बाद नियुक्ति की प्रक्रिया की शुरुआत हो गई। सवाल है, क्या लोकतंत्र को हड़पना नहीं, लोकतंत्र को निगल लेना और उसके बाद लोकतंत्र का जाप करना? तो इस फेरिस्त के भीतर आज आपको लिए चलते हैं, एक एक करके 1 दर्जन मामले आपके जहन में रखते हैं, जिसको आप समझें, बूझें और समझने की कोशिश करें कि एक हार के बाद बीजेपी की बेचैनी क्या है, या इस देश की सत्ता की बेचैनी क्या है। हिमाचल में सरकार नहीं गिरा पाए तो नहीं गिरा पाए, इसमें दिक्कत क्या है? और इसमें लोकतंत्र का जाप आप करने लगे तो शुरुआत मीडिया से करते हैं। चौथा स्तंभ, फोर्थ स्टेट, जिसका काम है सत्ता पर निगरानी रखना, सरकार कैसे चल रही है उससे बार बार सवाल करना। लेकिन इस दौर में इस देश के प्रधानमंत्री ने ना तो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ना ही मीडिया ने कोई ऐसा सवाल किया जिस सवाल के दायरे में पूछा जाता कि आप ये कैसे कर रहे हैं। आप कहेंगे ऐसे कौन से सवाल थे जो मीडिया ने नहीं पूछे? तब पहला सवाल यही है कि एक चुनी हुई सरकार के अधिकारों को जो आप ले लेते हैं, जैसा आपने दिल्ली में किया, तो कितना वाजिब है? और उसके बाद चुनाव का कोई मौका भी बचेगा या चुनाव कोई मायने भी रखेगा? अगर यह केंद्र शासित राज्य है तो चुनाव बंद कर दीजिए, बोल दीजिए यहां पर चुनाव नहीं होंगे, और यह देश की राजधानी के लिहाज से जिसकी सत्ता होगी उसके अधीन रहेगा। यह कहने में क्या जाता है? लेकिन नहीं, लोकतंत्र को जिंदा रखना है तो फिर कानून को परिभाषित नए तरीके से कीजिए और सुप्रीम कोर्ट के जरिए और अपने पार्लियामेंट की ताकत उसके बाद दिखाइए। पहले सुप्रीम कोर्ट ने सारे अधिकार दिल्ली के मुख्यमंत्री को दिए, तो पार्लियामेंट में अपनी ताकत दिखाकर उस निर्णय को एक झटके में बदल दिया गया और चुनी हुई सरकार की तमाम शक्ति छीन ली गई। अगला सवाल था जो सुप्रीम कोर्ट में 14 राजनीतिक दल भी पहुंचे कि यह सीबीआई, ईडी और आईटी क्या है। आपको पूछना चाहिए विपक्ष के खिलाफ कैसी कार्रवाई हो रही है, कितनी बड़ी तादाद में हो रही है। और उसके बाद मामला अधर में या फिर लटका दिया गया। विपक्ष के नेताओं को जो जेल में देने की बात थी, जिसमें दिल्ली के मनीष सिसोदिया हो, सत्येंद्र जैन हो, हेमंत सोरेन हो, इस तादाद को अगर बढ़ाना शुरू करें
तो तीन बातें और सामने निकल कर आई कि इस दौर में राजनीतिक दलों की पाइपलाइन को काट देना है, जो पैसे के जरिए आती और उस दायरे में पहली बार जिनके खिलाफ कार्रवाई हुई वो राजनीतिक तौर पर पहल कर रहे थे। तो क्या इस देश के भीतर में करप्शन बंद या पॉलिटिकल फंडिंग बंद? बिल्कुल नहीं। इलेक्ट्रल बॉन्ड अगर चल रहा था और इलेक्ट्रल बॉन्ड को सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि यह पूरा गैर कानूनी है, तो 2018 से लेकर अभी तक का जो भी पैसा जिस पॉलिटिकल पार्टी के पास गया, जाहिर तौर पर अगर गैर कानूनी है तो वह ब्लैक मनी होगी, वो व्हाइट मनी तो हो नहीं सकती है। उस मनी की एवज में उन कॉरपोरेट को लाभ दिया गया होगा। वो पूरा कच्चा चिट्ठा क्यों नहीं सामने आया है, यह भी सवाल कोई पूछ सकता है। लेकिन नहीं, लोकतंत्र पर आंच नहीं आनी चाहिए। फेडरल स्ट्रक्चर डगमगाया, राज्यों ने आरोप लगाया। पहले तो सिर्फ खेती और किसानी तक दखलंदाजी थी, उसके बाद जीएसटी और टैक्स भी कहीं ना कहीं उस पर भी पाबंदी लगा दी गई और कहा गया कानून सबके लिए बराबर होगा। यहां पर फेडरल स्ट्रक्चर टूटा, वहां पर इलेक्ट्रल बॉन्ड से इकोनॉमिक स्थिति छीनी गई और जनता के अधिकार जो अपने नेताओं को चुनते हैं वह मध्य प्रदेश में नजर आया, वह कर्नाटक में नजर आया और होते होते महाराष्ट्र में तो गजब ही हो गया। पॉलिटिकल पार्टी तोड़ दी गई, चुनाव आयोग ने उनके अनुकूल फैसला दे दिया, जो तोड़ने वाले थे सुप्रीम कोर्ट ने उसको गैर कानूनी करार दिया गया। लेकिन सत्ता चल रही है और लोकतंत्र बचा हुआ है। इसी दौर में चुनाव आयोग की भूमिका 2014 से लेकर अभी तक की परिस्थिति में और खास तौर से 2014 को जब प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री नहीं बने थे, उस वक्त के एक भाषण को उठाइएगा तो खुद प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं दरअसल इलेक्शन कमीशन बहुत बायस्ड है, बहुत ही पार्शियल हो चला है, यह नहीं होना चाहिए। लेकिन दरअसल ये तीर तुक्का नहीं है, बल्कि ये आने वाले वक्त की उस राजनीतिक मिजाज है जो बता रहा है कि इस देश में अब अलोकतांत्रिक होकर ही आप लोकतंत्र की ताकत की रक्षा करेंगे। यानी अनडेमोक्रेटिक हो जाइए और डेमोक्रेसी का राग जपते रहिए और जनता सोचेगी यही डेमोक्रेसी है। इसी दिशा में चीजें चलती चली जाएंगी, क्योंकि इस दौर के भीतर में सेना के नाम पर भी तो वोट मांगे गए, जो इलेक्शन कमीशन तुरंत पाबंदी लगाता है। धर्म और सेना का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, लेकिन सब कुछ खुलकर हुआ। राजनीतिक तौर पर यह परिस्थिति धीरे धीरे अपने तौर पर बढ़ती चली गई और इस देश के भीतर में जो विपक्ष जीते उसको मैनेज कैसे किया जाता है, इसका खुला नजारा चंडीगढ़ में नजर आया था। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर भी नकेल कस दी, लेकिन इंतजार कीजिए सत्ता और सरकार कब सक्रिय होती है और वो शख्स आने वाले वक्त में आपको किस पद पर बैठे हुए नजर आए। तो लोकतंत्र को बचाने के लिए अलोकतांत्रिक हो जाना और जब अपने अनुकूल निर्णय ना हो तो फिर अनडेमोक्रेटिक या अलोकतांत्रिक परिस्थितियों का जिक्र करते हुए लोकतंत्र खतरे में है, इसका जिक्र कर देना यह कल्पना के परे परिस्थिति है। सिर्फ एक हिमाचल में कांग्रेस ने सरकार क्या बचाई, दिल्ली की हवा उल्टी हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।